हेलो, सनाई कैफ़े में फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत सारे सवाल आपने पूछे और मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। थैंक्स, आप लोगों ने चैनल को अप्रिशिएट किया। आज संडे है, आई होप आप सब लोग रिलैक्स कर रहे होंगे। हफ्ते में 7-6 दिन काम करने के बाद एक दिन बनता है कि आपको रेस्ट करना चाहिए। आज मैं भी रेस्ट मोड में हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में आया क्योंकि बहुत सारे चैनल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज़। तो आज मैंने सोचा कि मैं रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ में आज तक, शुरुआत से लेके आज तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या चीज़ें नई नई आई, उसके बारे में एक हिस्ट्री मैं आपको बताऊं, जिससे कि आपको पता लगे कि आज जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है जहां तक पहुंची है उसमें कितना एफर्ट्स और कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए। सबसे पहला जो कंसेप्ट था रिफ्रैक्टिव सर्जरी का वो आया था 1885 में। नॉर्वे के डॉक्टर शॉर्ट्स ने पहली बार कंसेप्ट दिया कि अगर हम कॉर्निया, जो हमारा मेन लेंस है, अगर हम उसकी पावर को चेंज कर दें तो हमें चश्मे की ज़रूरत नहीं रहेगी। सोचिए आप 1885 की बात, तो वो कंसेप्ट आया, लेकिन वो एक कंसेप्ट था। उसके बाद फिर 1930 में 85 से लेकर 30 साल तक कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुआ न। फिर 1930 में जापानीज़ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सुटोमो साटो। उन्होंने रेडियल केरेटोटमी एक पेशेंट में अटैम्प्ट की जिसके नंबर -6 के करीब थे। वो रेडियल केरेटोटमी जिसमें कि कॉर्निया में मल्टीपल इंसिजन्स बनाए गए, और वो सर्जरी एक बिग फेलियर थी और उसमें उस सर्जरी को फिर डिस्कार्ड कर दिया गया। बल्कि ये कहा जाता है कि जो जापानीज़ सर्जन थे उनको पनिश भी किया गया उसके लिए। फिर 1963 में बेरेकर साहब आए। उन्होंने पहला कंसेप्ट दिया कि हम कॉर्निया को फ्रीज़ करके और अगर हम उसको रीशेप करें, और उन्होंने उस टर्म को केरेटोमिलियोसिस वर्ड नाम दिया, जिसमें रीशेपिंग ऑफ कॉर्निया हुई, जो एक्चुअल में बेस बना आज की रिफ्रैक्टिव सर्जरी का। और ये मैनुअल स्क्रिपिंग थी। 1980 में फर्स्ट टाइम यूएस में स्विंगर परफॉर्म्ड फर्स्ट केरेटोमिलियोसिस, और ये स्विंगर साहब ने यूएस में ये कारनामा किया जिसमें कि उन्होंने कॉर्निया को फ्रीज़ करके और उसको रीशेप किया, और यहाँ से बेसिकली शुरुआत हुई रीशेपिंग कंसेप्ट की। और उसके बाद 1985 में स्विंगर अलॉन्ग विद क्रोमिक इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट नॉन फ्रीजिंग केरेटोमिलियोसिस। क्योंकि जब हम किसी टिश्यू को फ्रीज़ कर देते हैं तो फिर बॉडी वो जब रिकवर होती है तो रिएक्ट करती है, और उसमें कॉर्निया में, क्योंकि कॉर्निया हम सब लोग को पता है कि एक यूनिक स्ट्रक्चर है, वो ट्रांसपेरेंट है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। दिस इज़ द ओनली स्ट्रक्चर इन द बॉडी विच इज़ ट्रांसपेरेंट। तो अगर हम उसको फ्रीज़ करते हैं तो जब वो रिकवर होता है तो उसमें हेजीनेस आने के चांसेस होते थे। तो इसलिए वो 1985 में जब स्विंगर साहब ने जब इसको अटेम्प्ट किया तो नॉन फ्रीजिंग स्टेट में किया। उसके बाद 1974 में सर फॉडरोव ने रशिया में रेडियल केरेटोटमी को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया, और जिसके बाद रेडियल केरेटोटमी ने पूरा रिफ्रैक्टिव सेगमेंट को रिविजुअलाइज कर दिया, और हज़ार लोगों में ये प्रोसीजर परफॉर्म किया गया ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया में भी बहुत लोगों ने रेडियल केरेटोटमी स्टार्ट की, और बहुत रेडियल केरेटोटमी इनफैक्ट इंडिया में काफ़ी लेट तक होती रही, जिसमें कि कॉर्निया में नंबर्स के हिसाब से इंसिजन्स क्रिएट किए जाते थे जिनकी डेप्थ 90% तक होती थी। उससे कॉर्निया का शेप चेंज हो जाता था और नंबर्स करेक्ट हो जाते थे। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स अलग थी, क्योंकि कॉर्निया में अगर हम इंसिजन लगाएंगे तो वो वीक एरिया हो जाता था उसकी वजह से। और वो टाइम के साथ प्रोग्रेसिव, जैसे से टाइम प्रोग्रेस करता था वो शेपिंग चेंज होती रहती थी, और माइनस के नंबर में प्लस के तरफ मूव करने लगता था, जिसको हम लोग हाइपरोपिक शिफ्ट कहते थे। कॉर्निया रेगुलर हो जाया करता था। कुछ लोगों में वो जो इंसिजन्स थे वो रप्चर हो जाते थे, और ख़ासकर कैटरेक्ट सर्जरी करने में भी वो, जब हम लोग प्रेशराइज सर्जरी करते थे तो वो गिव वे होने लगते थे। तो धीमे धीमे रेडियल केरेटोटमी को के कंसेप्ट को जो था वो धीमे धीमे उसको फिर चेंज किया गया, और रेडियल केरेटोटमी आज की तारीख में नहीं की जाती। फिर 1980 में एक इंडियन ने, जो रंगास्वामी श्रीनिवासन साहब थे, ये साइंटिस्ट थे जो कि माइक्रोचिप्स पे काम करते थे, और इन्होंने एक्साइमर लेज़र से ये चिप्स के ऊपर उसकी रीमॉडलिंग करते थे। तो उन्होंने कंसेप्ट दिया हम एक्साइमर लेज़र का यूज़ कॉर्नियल टिश्यू के ऊपर कर सकते हैं, और वो रीशेपिंग में उसका यूज़ करने का कंसेप्ट दिया। 1983 में स्टीफन ट्रॉकल्स, जो एक कोलंबिया में के साइंटिस्ट थे, उन्होंने थियोसेलर और श्रीनिवासन साहब के साथ मिलके फर्स्ट टाइम कॉर्निया के ऊपर एक्साइमर लेज़र यूज़ किया, जिसको हम लोग PRK कहते थे। PRK सर्जरी काफ़ी समय तक होती रहीं, और आज भी PRK किया जाता है।
उसको हम लोग एपीलेसिक या एपीकॉन्टूरा कहते हैं। इसमें एक्साइमर लेज़र एपिथेलियम कॉर्निया से रिमूव करने के बाद डायरेक्ट एक्साइमर लेज़र को डिलीवर किया जाता था कॉर्निया के ऊपर, और कॉर्निया की कार्विंग की जाती थी और नंबर्स को करेक्ट करने में प्रिसाइजली हम लोग करेक्ट कर पाते थे। लेकिन क्योंकि वो डेवलप हो रही थी उस स्टेज, हमें ये नहीं पता था कि कितना हम एब्लेजन करें जिससे कि एपिथेलियम जब रीग्रो हो तो उसमें हेज़ ना आए। तो हायर पावर्स में अगर हम एपिथेलियम रिमूव करके जब हम सरफेस एब्लेशन करते थे तो कुछ लोगों में रिएक्शन की वजह से एपिथेलियल हेज़ आता था। फिर कंसेप्ट आया कि अगर हम जो एक्साइमर लेज़र की जो कार्विंग है वो तो सक्सेसफुल है, लेकिन हम उसको सरफेस पे कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट जो एब्लेशन है वो स्टोमा के ऊपर करें, यानी कॉर्निया के जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो स्टोमा जो कि लगभग 90% पार्ट होता है वहाँ पर एब्लेट करें, और वापस से दोबारा से हम फ्लैप को लिफ्ट करके कार्विंग करके और फ्लैप को रीशेप वापस रख दें, जिससे कि एपिथेलियम वोमेंस मेम्ब्रेन जो एंटीरियर स्ट्रक्चर्स हैं कॉर्निया के वो डिस्टर्ब ना हो और एपिथेलियल हेज़ ना आए। तो फर्स्ट टाइम 1989 में पेमन साहब ने पहला फ्लैप वाला सर्जरी किया, जिसको 1991 में लेसिक का नाम दिया गया था। लेसिक मतलब लेज़र इन सिटू केरेटोमिलियोसिस, मतलब हम फ्लैप को लिफ्ट करें, कॉर्निया की कार्विंग करें और उस फ्लैप को रिवर्स कर दें, और वो फ्लैप 2 से 3 घंटे में चिपक जाता था। हीलिंग क्विक होती थी, क्योंकि रीशेपिंग स्टोमल टिश्यूज़ में होती थी तो किसी तरह का एपिथेलियल हेज़ आने के चांसेस कम होते थे, और रीशेपिंग बहुत एक्यूरेट होती थी, इसलिए चश्मे के नंबर्स काफ़ी मेटिकुलसली पेशेंट्स में हम लोग करेक्ट कर पाते थे। फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आई, जिसमें कि फ्लाइंग स्पॉट्स टेक्नोलॉजी आई, स्कैनिंग बीम टेक्नोलॉजी आई। ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स थे जो लेज़र डिलीवरी के होते थे। स्कैनिंग बीम जो टेक्नोलॉजी थी ये वाइडर साइज़ के लेज़र आके डिलीवर करता था, और जो फ्लाइंग स्पॉट्स था, जैसे नाम से ही है कि स्पॉट्स, वो छोटे छोटे स्पॉट्स में लेज़र डिलीवर करता था। ये डिलीवरी के सिस्टम थे। फिर ट्रैकर आया, जिससे क्योंकि आई में हमेशा फाइन मूवमेंट्स होता रहता है तो लेज़र एग्जैक्ट एक पोजीशन में डिलीवर करे, इसलिए ज़रूरी था कि हम आई के मूवमेंट्स को ट्रैक करें। तो जो प्यूपिल को सेंटर करके हम लोग लेज़र डिलीवर करने लगे, जिसको हम लोगों ने लेसिक टर्म दिया, और ये सक्सेसफुली हम लोग पिछले 10 साल 15 साल से कर रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर कुछ सर्जरीज आई जिनमें कि ये सोचा गया कि हम टिश्यू एब्लेट करने की जगह अगर हम उतना ही पतला लेंटिक्यूल आँख के अंदर कॉर्नियल टिश्यू के अंदर बिना फ्लैप को लिफ्ट किए अगर हम काट दें, जिसको लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज़ कहा जाता है, उसमें स्माइल आया, जो आज से लगभग 15 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ, जो जाइस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया। उसकी अपनी कमियां थीं। शुरुआत में स्माइल ने बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिए। पेशेंट्स को ड्राइनेस कम होती थी, पेशेंट्स की रिकवरी फास्ट होती थी कंपैरेटिवली। अगर हम सरफेस एब्लेशन करते हैं या हम फ्लैप लिफ्ट करते हैं तो क्योंकि फ्लैप नहीं बनता तो फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते थे। हाँ, जब फ्लैप वाली सर्जरीज़ में शुरुआत में क्योंकि माइक्रो केराटोम से फ्लैप लिफ्ट किया जाता था, तो क्योंकि केराटोम्स उतने प्रिसाइज नहीं थे, तो फ्लैप में अगर पेशेंट का स्टीप कॉर्निया होता था तो बटन होलिंग होने के चांसेस होते थे, अगर फ्लैट कॉर्निया होता था तो फ्री फ्लैप होने के चांसेस होते थे। ये शुरुआती माइक्रो केराटोम्स में कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होते थे। समय के साथ में माइक्रो केराटोम्स इवॉल्व होते गए और ज़्यादा मॉडिफाइड होते गए, एडवांस होते गए, जिससे कि फ्लैप के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस लगभग नेग्लिजिबल हो गए। फिर फेमटोसेकंड टेक्नोलॉजी आई। फेमटोसेकंड एक अलग सेट ऑफ लेज़र होता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको फेमटोसेकंड लेज़र या इंट्रालेस लेज़र और जो पुराने लेज़र्स हैं और जो मॉडर्न लेज़र्स हैं उन सब, क्योंकि फॉर्चुनेटली ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हम लोग के पास अवेलेबल हैं। लास्ट 15 से 17 साल से वी आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़, और मोर देन 10,000 प्रोसीजर से हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं सक्सेसफुली। एंड एक बहुत अच्छी सेटिस्फाइड पेशेंट्स की लेगेसी है साथ में, जो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराने में। मैंने खुद अपनी फैमिली में अपनी रियल सिस्टर के ऊपर भी प्रोसीजर्स की, ने बहुत क्लोज रिलेटिव्स में किया, जिनको मैं खुद पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ लास्ट 15 ईयर से। दे आर डूइंग एक्सेलेंट, अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। जो पहले कॉन्टैक्ट लेंस पहनते थे, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहन रहे, कॉन्टैक्ट लेंस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, पेशेंट्स की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। सबसे पहले बात ये समझने की ज़रूरत है कि मायोपिया, क्या हम चश्मा केवल हटाने के लिए लेज़र करते हैं? मेरे निगाह से अगर आपके नंबर थोड़े हैं -1 -2, कोई ज़रूरी नहीं है आपको रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराने की, क्योंकि माइनर नंबर्स, मायोपिक नंबर्स आपको लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में जब आप 40+ हो जाएंगे
जब प्रेस्बायोपिक करेक्शंस हो जाता है, जब हमें नियर के लिए ग्लासेस आ जाते हैं, उनको नलीफाई करता है और आपकी डेप्थ ऑफ परसेप्शन बहुत अच्छी होती है। लेकिन जिनकी पावर बहुत ज़्यादा है, जिनकी ग्लासेस पे डिपेंडेंसी है, उनको अपनी खुद की अपनी इमेज देखने के लिए अगर आपको मिरर में आपको ग्लासेस लगाने पड़ें, या रूटीन एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको चश्मे की डिपेंडेंसी है, तो ये एक डिज़ीज़ हो जाती है। वहाँ पे अगर हम उसको नंबर्स को करेक्ट करते हैं तो पेशेंट की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है लाइफ की। तो पहला चीज़ है कि मायोपिया को बीमारी समझ के ट्रीट करना। मायोपिया सिंपल कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी, केवल कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होती। साथ में आज जो हम लोग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो लेसिक का ही और एडवांस वर्जन्स हैं, और बेसिकली लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरीज़ के एडवांस वर्जन्स हैं। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कंपैरिजंस हैं जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ डिफरेंट मशीन्स के ऊपर हैं, क्योंकि दुनिया में 6-7 कंपनीज़ हैं जो कि लेसिक बनाते हैं और 2-3-4 कंपनीज़ हैं जो कि लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रही हैं। सारी टेक्निक्स अच्छी हैं, सारी कंपनीज़ बहुत एडवांस हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, कंपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इवॉल्व होती जा रही हैं और एडवांस होती जा रही हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे पेशेंट्स को है और हम लोगों को भी है, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी प्रॉमिस कर सकते हैं पेशेंट के लिए, और साथ में उसकी लाइफ आगे बेहतर रहे इसके लिए प्रॉमिस कर सकते हैं। बहुत बड़ा डाउट होता है कि हमें फ्लैप बनाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि फ्लैप से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सच बताऊं, मैंने अपने पिछले 17 साल में शायद फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस 1-2 देखे होंगे। वो भी कॉम्प्लिकेशंस ऐसे नहीं होते कि वो पेशेंट की विज़न हमेशा के लिए ख़राब हो जाए या वो ब्लाइंड हो जाए। कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी में आज तक कोई पेशेंट ब्लाइंड नहीं हुआ। इन्फेक्शंस होते हैं, किसी भी सर्जरी में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत एक्सट्रीम रेयर्स होते हैं। और आज अच्छी हाइजीन के साथ में, अच्छी स्टरलाइजेशन टेक्निक्स के साथ में, अच्छी एंटीबायोटिक मेडिकेशंस के साथ में इन्फेक्शंस लगभग नहीं होते। अगर किसी की किस्मत ही ख़राब है फिर तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच बताएं, ये किताबों में ज़रूर मेंशन है कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन रियलिटी में वो कॉम्प्लिकेशंस लगभग नहीं होते। फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, बहुत बातें होती हैं कि फ़्लैप हम बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, फ़्लैप डिसलॉज हो जाएगा, फ़्लैप हट जाएगा। अगर आपकी आँख में इतनी इंजरी हो रही है कि फ़्लैप हट सकता है, तो उतनी इंजरी आपकी एक नॉर्मल आई को भी आपको डैमेज कर सकती है। इसलिए अगर आप कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी का प्लान कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस से अपने डॉक्टर के पास जाइए। जो भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जो डॉक्टर्स आपको इवैल्व करेंगे। जब आजकल जो लेसिक वर्कअप्स होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कि ड्राई आई हो जाएगी। सच मानिए, सबसे पहला वर्कअप हम लोग जब पेशेंट की आंख में करते हैं तो वो ये करते हैं कि पेशेंट को कोई भी एग्जिस्टिंग इवन माइल्ड से मॉडरेट भी ड्राई आइज़ तो नहीं है। ड्राई आई की प्रॉब्लम लेसिक सर्जरी से या किसी सर्जरी से कम होती है, हमारी हैबिट्स की वजह से ज़्यादा होती है। हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर रहते हैं, अननेसेसरली हम अपने को एक्सपोज करते हैं। प्रोफेशनल वर्क के लिए तो आपकी नीड है, जहाँ पे ब्रेड एंड बटर इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे आपको काम करना है, वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन आप अपने वर्किंग आवर्स पे ध्यान रखिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो लाइट भी एक तरह का पॉल्यूशन है, इसको भी कंसिडर करना चाहिए। तो आप अगर टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, तो बॉडी आँख की सरफेस को टाइम मिलता है रिकवर होने के लिए। साथ में हमारी फूड हैबिट्स ठीक रहें, अननेसेसरली हम अपनी स्क्रीन को एक्सपोज ना करें, क्योंकि जब हम स्क्रीन के ऊपर काम करते हैं तो हमारी ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स कम हो जाता है। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स कम होने की वजह से सरफेस के ऊपर टीयर फिल्म का प्रॉपर स्प्रेड नहीं होता, जो कि मेन रीज़न है। तो अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग कोई भी ड्राइनेस है तो सबसे पहले आपके डॉक्टर्स आपको मना करेंगे। अगर आप रिकवर हो सकते हैं तो पहले रिकवर किया जाएगा, उसके बाद हम लोग सर्जरी परफॉर्म करेंगे। और अगर आपको एक्चुअल में मॉडरेट से सीवियर ड्राई आई है तो शायद हम आपको कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी करने के लिए एडवाइस नहीं करेंगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि हमें टिश्यू की कार्विंग करनी है, कॉर्निया के ऊपर कार्व करेंगे तो इसका मतलब टिश्यू लॉस होगा। तो आपकी कॉर्निया की थिकनेस कैसी है? कॉर्निया की थिकनेस केवल सेंटर पार्ट में ही नहीं मेज़र की जाती, पूरा ओवरऑल पैकीमेट्रिक, जिसको थिकनेस मेज़रमेंट को पैकीमेट्री कहते हैं। तो आपकी पैकीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो इवन है कि नहीं? सेंट्रल में कॉर्निया आपका थिन होता है, पेरिफेरी में वो थिक होता है, उसका भी एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है, वो पैटर्न आपका ठीक है कि नहीं? पैकीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपका प्रॉपर है तो इसका मतलब कॉर्निया आपका इवन है। फिर हम लोग सरफेस को एनालाइज करते हैं, उसकी टोपोग्राफी करते हैं। टोपोग्राफी से हमें पता लगता है कि सरफेस पे कोई भी एब्रेजन्स तो नहीं है,
कोई भी फाइन इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि कॉर्निया नेचर ने रफ़ बनाया है, लेकिन टीयर फिल्म की वजह से वो शाइनी हो जाता है और वो लश्चरफुल हो जाता है। लेकिन उसमें जो इरेगुलरिटीज़ हैं, जिनको हम लोग आज हायर ऑर्डर एब्रेजन्स कहते हैं, माइनर दो तरह के एब्रेजन्स होते हैं। एक लोअर ऑर्डर एब्रेजन्स होते हैं जो कि मायोपिया, हाइप्रोपिया, स्टिग्मेटिज्म या प्रेसबैपिया हैं, जिसमें कि हम चश्मे के नंबर से करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ हायर ऑर्डर एब्रेजन्स होते हैं जिनमें सैकड़ों तरह के एब्रेजन्स नोन हैं, ट्रफाइल, कोमा, इस तरह के एब्रेजन्स को आज टोपोग्राफिकली हम डायग्नोज कर सकते हैं, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं और आज की टेक्नोलॉजीज़ उनको करेक्ट भी कर सकती है। तो जब भी हम बात करते हैं हायर ऑर्डर एब्रेजन्स करेक्शन का लैसिक के साथ में, तो फिर हम बेहतर क्वालिटी की बात करते हैं। पहले के जो पुराने लैसिक थे उनमें हम आँख का जो सेंट्रेशन था, वो ट्रैकिंग सिस्टम था, वो आँख की एनाटॉमिकल एक्सेस पे किया जाता था, यानी वो आँख का जो सेंट्रल या पुतली के सेंटर के ऊपर किया जाता था। लेकिन आपकी आँख की जो एनाटॉमिकल एक्सेस है और आपकी देखने की एक्सेस है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस को अगर हमें डिटेक्ट कर लें और हम करेक्शन को अगर उसी एंगल पे टर्न कर दें, तो विज़न की क्वालिटी आप खुद समझिए और बेटर हो जाती है। यही कॉन्टूरा है। तो आज अगर सबसे एडवांस टेक्निक की बात करें, तो आज रिफ्रैक्टिव में दो तरह की टेक्निक हैं, जो एक आपका लेज़र बेस्ड टेक्निक्स हैं, दोनों ही लेज़र बेस्ड टेक्निक हैं। एक जिसमें हम कॉर्निया के ऊपर कार्विंग करते हैं, जिसमें एक्साइमर लेज़र यूज़ होता है, और एक जिसको में हम नंबर्स का करेक्शन करते हैं, बट हम लेंटिक्यूल को कॉर्निया के अंदर से कट करके उसको छोटे से पॉकेट से रिमूव करते हैं, जिसको हम लोग स्माइल टेक्निक कहते हैं। या आज जो नए टेक्निक जो स्माइल का डिफरेंट नेम है, जो J&J ने अपनी मशीन का नाम दिया है, उसको हम लोग सिल्क कहते हैं। तो ये दोनों पैटर्न, दोनों टेक्नोलॉजीज़ अलग अलग हैं। एक जो एक्साइमर लेज़र जिसमें एक्साइमर लेज़र का यूज़ किया जा रहा है, और एक टेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग प्योरली फेमटोसेकंड लेज़र का यूज़ कर रहे हैं। एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि हम फ्लैप माइक्रोकेरेटोम से बनाने की जगह हम फेमटोसेकंड लेज़र से बनाते हैं, और फिर उसके बाद फ्लैप को लिफ्ट करके हम लेज़र का करेक्शन करते हैं। इसको हम लोग फेमटो लैसिक कहते हैं या फेमटो कॉन्टूरा कहते हैं। तो अगर हमें आज किसी भी लैसिक को करना है, तो हमें ये देखना है कि आपकी कॉर्निया ठीक है कि नहीं, आपकी सरफेस, ऑकुलर सरफेस नॉर्मल है कि नहीं, आपकी टोपोग्राफी कैसी है, आपकी हायर ऑर्डर एब्रेजन्स का स्टेटस क्या है। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी टेक्निक से सर्जरी करनी है। अगर हमें लैसिक करना है, तो डेफिनेटली हमें कोशिश करनी है कि हम उसको विजुअल एक्सेस पे करेक्शन करें, और साथ में अगर आपके हायर ऑर्डर एब्रेजन्स हैं उनको भी हम करेक्ट करें। इसी को कॉन्टूरा कहते हैं। तो आज अगर कोई भी टेक्निक जो बेस्ट टेक्निक अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ विज़न, तो वो डेफिनेटली कॉन्टूरा ही है। इसमें कि हम नंबर्स भी करेक्ट कर रहे हैं, हायर ऑर्डर एब्रेजन्स भी करेक्ट कर रहे हैं, और साथ में विजुअल एक्सेस पे करेक्शन कर रहे हैं। बहुत सारी मशीन्स हैं, उनके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। कॉन्टूरा एक नोन टेक्निक है, आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना है। अब बात करते हैं कि जिसमें हम लेंटिक्यूल को कट करते हैं। लेंटिक्यूल कट करने का प्रोसेस लगभग पिछले 14-15 साल से हो रहा है। जो स्माइल नेम जो जाइज़ ने दिया था, उसमें अपनी फैल्सीज़ थी, अपनी प्रॉब्लम्स थी। उसमें जो हम लोग नंबर्स का लेंटिक्यूल कट करते थे कॉर्निया के अंदर, उसका सेंट्रेशन एक बहुत बड़ा इशू था। फिर आई लेटने में, जब हम बैठते हैं और लेटते हैं तो आई रोटेट हो जाती है, जिसको साइक्लोटॉर्शन कहते हैं। उस साइक्लोटॉर्शन को कंपनसेट करने की कैपेसिटी नहीं थी। अब जो स्माइल का नया प्लेटफॉर्म आया है, जिसको हम लोग विजुमैक्स 800 कहते हैं, जिसको प्रो स्माइल भी कहा जाता है, उसमें वो कंपनसेशंस ऑलरेडी हैं, जिसमें कि अब जो साइक्लोटॉर्शन कंपनसेशन भी है, और साथ में उसको हम उसी को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, जैसे J&J ने उसी का नाम सिल्क दिया है। सिल्क कुछ नहीं है, सिल्क एक मॉडिफाइड लैसिक लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, जिसमें कि हम लेंटिक्यूल को कट कर रहे हैं आँख के अंदर। उसकी शेप डेफिनेटली चेंज की गई है। अब वो कितना आपको ड्राइनेस में फ़ायदा देगी, ये आज कुछ स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि उनको उसमें पेशेंट को ड्राइनेस कम होती है, लेकिन ये लॉन्ग रन में पता लगेगा। जब तक कि कोई भी फॉलोअप पिछले 6 महीने या साल भर तक ना हो, तब तक आप उसको साइंटिफिकली आप उसको वेटेज नहीं दे सकते। जैसे स्माइल के साथ हुआ था, स्माइल जब लॉन्च हुआ था तो उसमें इनिशियल केसेस में ये बताया गया कि ड्राइनेस नहीं होती या कम होती है, लेकिन लॉन्गर रन में 3 से 6 महीने के अंदर स्टडीज़ ने प्रूव कर दिया कि लैसिक में और लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन जो स्माइल के थ्रू किया जा रहा है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जहाँ तक है कॉर्नियल बायोमैकेनिकल स्टेबिलिटी में भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं पाया गया 3 से 6 महीने के अंदर।
तो अगर आज आपको कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी करानी है तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपकी चश्मे पे डिपेंडेंसी कितनी है। अगर आप सच में बहुत डिपेंडेंट हैं, आपकी लाइफ अफेक्टेड है या आपको जॉब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो बिल्कुल आपको लेज़र कोई भी रिफ्रैक्टिव टेक्निक सॉल्यूशन कंसिडर करना चाहिए। कंसिडर करने के लिए डॉक्टर आपके बहुत सारे टेस्ट करेंगे, आपकी ऑकुलर सरफेस देखेंगे। अगर आपको कोई ड्राइनेस नहीं है तो आपको कंसिडर किया जाएगा। अगर आपकी टोपोग्राफी, आप में एब्रेशंस कैसे हैं, कॉर्निया की क्वालिटी कैसी है, आपका नंबर्स जो आपके एस्टिग्मेटिज्म है उसकी एक्सेस प्रॉपर है कि नहीं, क्या वो प्रॉपरली अलाइंड है कि नहीं, जो एक्सेप्टेंस आपका है रिफ्रैक्टिव सिलेंड्रिकल का और जो टोपोग्राफी मेज़र कर रही है उनमें मिसमैच तो नहीं है। साथ में आपका विजुअल एक्सेस को मेज़र किया जाएगा और उसको हिसाब से वो नंबर्स को करेक्ट किया जाएगा और आपको मेरी मानिए एक्सेलेंट रिजल्ट्स होते हैं, पेशेंट्स बहुत खुश होके जाते हैं। अगर आप लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स के ऊपर जाना चाहते हैं वो भी आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको हायर ऑर्डर एब्रेजन्स का करेक्शन का ऑप्शन आज की डेट में नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में वो टेक्नोलॉजी इसके साथ इंट्रोड्यूस हो, बट आज केवल आप नंबर्स करेक्ट कर रहे हैं और हाँ उसको आज विजुअल एक्सेस को अलाइन करके कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो स्माइल से बेटर है। लेकिन ये कहना कि वो प्रॉब्लम फ्री है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बस अब ये लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्निक आ गई है जो लेटेस्ट है, इसके साथ अब किसी तरह का फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, ये भी गलत है। तो आई होप ये लंबा वीडियो आपको किसी ने बोर ना आपको नहीं किया होगा। मेरी कोशिश थी कि आपको हिस्ट्री से लेके जैसे से शुरुआत हुआ, इवॉल्व हुआ, पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊं। और फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हैं, कोई भी क्वेश्चन है, हेजिटेट मत करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेश्चंस पूछिए। मेरी कोशिश होगी मैं पर्सनली आपके सारे आंसर्स को दूँ। नमस्कार।